हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का मॉडल सेट नंबर 1 करेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग इसमें सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सामान्य निर्देश दिया हुआ है। पहला सामान्य निर्देश दिया हुआ है, परीक्षार्थी यदि संभव अपने शब्दों में उत्तर दें। दूसरा निर्देश है, कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी, इनके कुल 19 प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में। तीसरा है कि प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दें। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 7 प्रश्नों में सिर्फ 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। फोर्थ में निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न 8 से प्रश्न 4 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, अधिकतम 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक का मान आप लोगों को 3 अंक निर्धारित किया गया है। पांचवा निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिन्हें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक का मान क्या है कि 5 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का पहला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि जर्मन संसद का नाम क्या है। तो जर्मन संसद का नाम है राइक्सस्टैग। दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर होगा वन विभाग द्वारा पेड़ की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक पेड़ कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निर्धनता के किन्हीं 2 आयामों को लिखें। इसका 2 आयाम है, बेरोजगारी और बाल मजदूरी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। इसका उत्तर होगा अनाज की कमी वाले इलाकों का समाज के निर्धन व्यक्तियों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए सरकार द्वारा बफर स्टोर का निर्माण किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मतदाता सूची क्या है। देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, तो मैं आपको 7 का 7 आंसर बता देती हूँ, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहा जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जिनमें किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी में नारीवाद के उदय के कारण क्या थे। इसका उत्तर होगा जर्मनी में नारीवाद के उदय के कारण थे। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। पहला पॉइंट, वार्सा की अपमानजनक संधि। इसमें आपको पॉइंट दे करके लिखना है। जर्मनी के कई उपनिवेशक जहाजी बेड़ों सैन्य दलों को इस संधि के अधीन लगभग समाप्त कर दिया गया। इस संधि के प्रावधान कठोर एवं अपमानजनक थे, अतः लोगों ने नाजीवाद में अपने भावों की अभिव्यक्ति पाई। दूसरा कारण था 1929 का आर्थिक संकट। 1929 में यूरोप आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। जर्मनी भी इससे अछूता नहीं रह पाया। यहाँ असंख्य सैनिक व श्रमिक बेकार हो गए। भुखमरी की नौबत आ गई। जर्मन गणतंत्र व वहाँ की सरकार इन समस्याओं को हल करने में असमर्थ रही, अतः मध्य श्रेणी और छोटी श्रेणी के लोग, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक, किसान और यदि आदि सभी नाजीवाद के प्रति आकृष्ट हुए। का नंबर में पॉइंट है, यहूदी जाति के लिए घृणा। हिटलर जर्मनी से यहूदी लोगों का बिल्कुल निष्कासन करने के पक्ष में था, क्योंकि वे ही जर्मनी के
आर्थिक कष्टों का कारण समझे जाते थे। संपूर्ण जर्मन लोगों की भावनाएं हिटलर को अपने अभियान में सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुई। ग नंबर पॉइंट है एकता का अभाव, यानी कि समाजवादी और साम्यवादी दल के नेताओं में एकता का अभाव ने भी नाजीवाद को प्रोत्साहन दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट देखें। का नंबर पॉइंट में इसका हो जाएगा जब अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो बस्तर के वन निवासियों के लिए जीना हराम हो गया। अब वे वनों से लकड़ी नहीं काट सकते थे। वे अनेक वन्य उत्पादों से भी वंचित हो गए जिन्हें बेचकर वे अपना निर्वाह कर लेते थे। ख नंबर पॉइंट हो जाएगा वे वन्य भागों में कुमंतु खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे। अब वे इससे भी महरूम हो गए। महरूम यानी कि उससे भी अब वो भी नहीं कर सकते थे, उससे भी हाथ धो बैठे। ऐसे में उनके भूखों मरने की नौबत आ गई। यानी यहाँ भूखों नहीं होगा, यहाँ भूखे होगा। ठीक है। नेक्स्ट ग नंबर पॉइंट है एक तो वे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों से तंग आ चुके थे और दूसरे वे ब्रिटिश अधिकारियों को तोहफे देते देते तथा बेगार में उनकी नौकरी करते करते परेशान हो चुके थे। तो इसका आंसर इस तरीके से हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसलिए क्या किए थे, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने की 2 विधियां हैं। पहला आय विधि, दूसरा उपभोग विधि। उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट के बाद फिर यहाँ पे कुछ आंसर लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान उपभोग व्यय की विधि से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पहले यह निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति को कम से कम आवश्यकता कितने खाद्य पदार्थों की है। फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि उन खाद्य पदार्थों के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। तीसरा में यह अनुमान लगाया जाता है कि उतने पैसे कितने व्यक्ति के पास नहीं है। ऐसे सभी व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं जिनके पास उपयोग की वस्तुओं को जुटाने के लिए साधन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में निर्धनता न्यूनतम कैलोरी की मात्रा के आधार पर या जिससे इतनी राशि उपलब्ध नहीं है जिससे वह उतनी वस्तुएं खरीद सके जिसके उपभोग करने पर उसको निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की मात्रा उपलब्ध हो निर्धन कहलाता है। अर्थात निर्धन रेखा के नीचे आता है, यानी गरीबी रेखा के नीचे आता है। भारत में निर्धन रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि गांव के क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की है। इस तरीके से 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ, चावल का भंडार है। यानी बहुत सारा चावल गेहूँ का भंडार है जो कि सरकार है जो कि किसानों से खरीदती है। और भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पाद वाले राज्यों में किसानों से गेहूँ चावल खरीदता है। अधिशेष मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है वहाँ पे, जहाँ पे खाद, चावल, गेहूँ ये सब ज़्यादा होता है वहीं पे किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। यानी कि सब इनका कीमत है जो कि पहले से निर्धारित कर दिया जाता है और उतनी ही कीमत में सरकारें जो उनसे खरीदती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इस फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है।
खरीदते हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव को लोकतंत्र मानने का विभिन्न आधार क्या है? यानी कि जो चुनाव है उसको लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार हम लोगों को बताना है। इसका आधार निम्नलिखित हो सकता है, विभिन्न हो सकता है। इसका आंसर होगा चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के विभिन्न आधार। क में हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का समान मान्यता होनी चाहिए। ख में हम लोग लिख सकते हैं, चुनाव लड़ने के लिए ख में पॉइंट दिया हुआ है, चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार स्वतंत्र होने चाहिए। उन्हें मतदाताओं को कुछ विकल्प भी देना चाहिए। ग में पॉइंट है, चुनाव या तो निर्धारित समय पर होनी चाहिए या फिर परिस्थितियों के अनुकूल। घ में इसका पॉइंट है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए, जिसमें जनता बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के अपने प्रतिनिधि चुन सके। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई नागरिक या कोई संस्था या फिर कोई स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसके हम लिखेंगे इसका उत्तर, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम निम्नलिखित इस तरीके से है। पहला अक्षांश, दूसरा ख में पॉइंट होगा तुंगता को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ग में वायु दाब, ख में समुद्र से दूरी, यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट महासागरीय धाराएं। इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा उच्चावच लक्षण। अब हम लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच गए, जिनमें आप लोगों को किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मतलब 15वां क्वेश्चन है कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? इसका अनेक कारण है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अनेक कारणों से युद्ध के दौरान वनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर निम्नलिखित कारणों की विशेष भूमिका रहती है। इसका क से हम लोग ऑप्शन क लिख करके हम लोग इसका आंसर देंगे। आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग खुले स्थान छोड़कर वनों की छत्र छाया में आ जाते हैं, ताकि उन पर कोई हवाई हमला न कर सके। एक तो वनों को बर्बाद कर देते हैं, बाकी बची कुची कसर शत्रु पक्ष के लोग पूरा कर देते हैं। जब अपने विरोधियों को ढूंढते वो वनों में घुस आते हैं तो हर छिपने वाले स्थान को मिटाने के लिए अंततः उन वृक्षों को काट देते हैं, जला देते हैं। ऐसे में वनों का कुछ बचता नहीं है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, युद्ध में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों का सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों से हट जाता है और परिणाम स्वरूप बहुत से वन लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। का पॉइंट है कि युद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में हरे भरे वन गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कई बार देश की अपनी सरकारें जब देखती है कि उनके वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा तो वे स्वयं वनों को काटना शुरू कर देती है और इस प्रकार भी वनों का नामो निशान तक मिट जाता है। ऐसे ही दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया में हुआ, जब वहां जापानी अधिकार की संभावना बढ़ गई तो वहां की डच सरकार ने स्वयं को अपने वनों को काट डाला। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि वन अधिकारियों और सरकार को युद्ध में फंसा देकर बहुत बार वन
के आसपास रहने वाले लोग वनों को काटना शुरू कर देते हैं ताकि वह एक तो उनको लकड़ी से आमदनी हो जाए और दूसरी उनकी खेती करने वाली भूमि का दायरा भी बढ़ जाए। विशेषकर जिन लोगों को पहले वनों से बाहर निकाला गया था, फिर से वे वनों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, निर्धनता की उन्मूलन की सरकार की वर्तमान रणनीति। निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। उनमें से कुछ का वर्णन हम लोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2000 गारंटी अधिनियम 2005। यह अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया है। इसे 2 फरवरी 2006 में जिलों में लागू किया गया है, यानी कि पारित किया गया है 2005 में और लागू किया गया है 2006 में। ठीक है, इसमें 200 गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत यदि परिवार को 15 दिन के अंदर नौकरी नहीं दी जाती है तो वे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा उन्हें। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका कि राष्ट्रीय काम के बदले भोजन, यानी यह कार्यक्रम देश के सबसे अधिक पिछड़े 150 गांवों में 2004 में लागू किया गया था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी लोगों के लिए थी जो शारीरिक कार्य मजदूरी पर करना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तब इसमें इस कार्यक्रम का समावेश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह योजना 1993 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। यह कार्यक्रम शिक्षित युवकों को छोटे व्यवसाय तथा उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करना है। तो इसका भूमिका का वर्णन हम लोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। पहला, आयोग संसद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव करवाती है। काम है, यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन एवं निर्देशन करता है। काम है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए विभिन्न दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। ख नंबर में, राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को जिन्हें किसी भी दल का समर्थन प्राप्त नहीं है निर्वाचन चिन्ह आवंटित करता है। अंक में, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग कई कदम उठाता है। यह संवेदनशील प्रखंडों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय प्रेक्षक नियुक्त करता है। 6 नंबर में इसका ऑप्शन आंसर होगा, निर्वाचन आयोग को आचार संहिता कार्यान्वित करने का उनका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों अथवा दलों को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। 6 नंबर में पॉइंट होगा, चुनाव की अवधि में निर्वाचन आयोग सरकार को कुछ निर्देश भी देता है, जैसे कि जिलाधीश अथवा पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण। जहाँ में इसका पॉइंट होगा, चुनाव कार्यों में लगे सरकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं, न कि सरकार के। ठीक है, इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो हम इसका विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से वर्णन कर सकते हैं। इसमें पॉइंट देकर के आप लोग को लिखना है। पहला पॉइंट, भारत में पवन विमुख ढालों, वृष्टि छाया क्षेत्र और थार जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी स्थानों में पर्याप्त मानसून वर्षा होती है। हम पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इस ऋतु के आरंभ में पश्चिम घाटों की पवनमुखी ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती है, मतलब कि 250 सेंटीमीटर से अधिक। गाँव में पॉइंट लिखेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र, दक्षिणी पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी स्वल्प वर्षा होती है। 19 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया कि भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या किया जाएगा, भारत का मैप दिया जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को यहाँ पे ड्राइंग से दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे इस भाग को हम लोग दिखा सकते हैं और इस भाग को दिखा सकते हैं, और यहाँ पे ये जो उठा हुआ है उसको हम लोग दिखा सकते हैं। इस तरीके से 3 क्षेत्रों को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा भी गया है, देख लीजिएगा कहाँ से कितना है। यहाँ पे क्वेश्चन में तो बोला गया है मॉडल पेपर में कि 100 से 200, हो सकता है कि 40 से 60 पूछे, तो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों का आज का मॉडल कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल के साथ।